नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह आपके अपने परिवार क्रेडोज लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं आज की डेट में क्रेडोज लर्निंग प्लेटफॉर्म ने आईएएस सीसेट एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल कंप्लीट रणनीति के बारे में बात करेंगे। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग फेज में होते हैं या फिर जो यूपीएससी के दौरान सी सेट को लेकर हमेशा समस्याओं में फंसे रहते हैं, जिनको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, मैथ में दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना होता है। तो इसी को देखते हुए आईएएस मतलब क्रेडोज आईएएस ने आपकी सभी के लिए आपकी समस्याओं को देखते हुए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जो बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक अच्छे लेवल तक आपको बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फाउंडेशन बैच के बारे में। देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मेरी बात सभी मेरे भाई बंधु बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखो, क्रेडोज आईएएस हमने एक सीसेट सीसेट का एक बैच लॉन्च किया है। सीसेट की फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, जो आपको हेल्पफुल होगा यूपीएससी और आपको यूपी पीएससी 2024 को देखते हुए ये फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है। यकीन मानिए, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक से एकदम जीरो से छोटी से छोटी छोटी चीजों को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं, इसी पे संपूर्ण चर्चा रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीजों पे हम बिल्कुल बेसिक बातों से चर्चा करेंगे। सुनना मेरी बात, यूपीएससी सी सेट का ये कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स 2024 को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो अगर हम बात करें फाउंडेशन कोर्स की, तो इस कोर्स में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे इसके बारे में हल्का सा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। उसके बाद सीधा हम लोग क्या चलेंगे, आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखो, ये जो हमारा कोर्स कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 महीने का हमारा कोर्स होगा, और इस कोर्स में आपको 160 क्लासेस दी जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट। और ये क्लासेस कम होने का मतलब नहीं है, इसमें क्लासेस बढ़ ही सकती हैं, कम नहीं हो सकती। ठीक, इन क्लासेस का टाइम पीरियड जो होगा, टोटल टाइम 240 आवर होगा, और इसमें आपको टोटल मॉक टेस्ट 12 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जो हमारी बेहतर टीम के द्वारा अच्छे से प्रिपेयर करके आपको प्रीवियस ईयर के आधार पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बुक्स और स्टडी मटेरियल आपको साथ दिया जाएगा। इस फीस की बात करें, कोर्स की फाउंडेशन फीस, तो कितनी होगी? ये होगा 2499, जो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। मिनिमल कॉस्ट में आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको सारी चीजें कवर कराई जाएंगी जो भी हमारे सी सेट में पूछी जाती हैं। फैकल्टी नाम, फैकल्टी नेम मनोज सर, यानी मैं आपको सी सेट में बिल्कुल अच्छे से क्या क्या कराऊंगा। तो मैं आपके लिए मैथ्स और आपको रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक न्यूमरेसी यानी मैथ, जो 10th लेवल का होता है, जिसमें बच्चों को बहुत ही समस्याओं का सामना अक्सर करना पड़ता है। जो इंजीनियर बैकग्राउंड के होते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती। जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे जिनका बचपन में ही 5th या 6th या 7th में 8th में या मैथ जो है हमारा छूट जाता है, जो बहुत टाइम पीरियड तक हम लोग मैथ से लिंक नहीं रह पाते, उनको हमेशा समस्याएं आती हैं। और जब चीज कोई एक बार बीच में छूट जाती है तो हमेशा फिर उनको जोड़ना मुश्किल रहता है। लेकिन फिर हम जब आगे पढ़ते हैं, यूपीएससी में जब सी सेट आता है, तो फिर वहां पर मैथ को देखते हैं, तो फिर हमें समस्याएं आती हैं। लेकिन आता वही सब है जो 10th क्लास का बेसिक मैथ होता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं भी आता है वो भी। याद रखना, बिल्कुल बेसिक से हर बात समझ में आएगी। मैं जब तक क्लास को खत्म नहीं करूंगा, जब तक हर बच्चे को यहां पर हर चीज समझ में नहीं आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको इस बात का एश्योर कराता हूं, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि एक विश्वास ही है जो आपको हमसे और हमको आपसे जोड़ता है। ठीक है, तो इतना तो विश्वास आपको हम पर करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर स्टार्टिंग करें इसकी हम बैच की, फाउंडेशन कोर्स की, तो 18 सितंबर से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। डेली आपको 1 बजे हमारे ऐप पर, क्रेडोज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं, कंप्लीट चर्चा की जाएगी, तो साथ में बने रहिएगा।
अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं, जब हम सी सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सी सेट का नेचर जरूर पता होना चाहिए, ठीक। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधुओं को सी सेट का नहीं पता होता, कितने नंबर्स लाने हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने नेगेटिव मार्क्स, उन सारी समस्याओं में फंस भी जाते हैं। तो उन सभी को एकदम ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट अपनी रणनीति सी सेट को लेकर नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक समस्याएं आपको हमेशा रहेंगी। देखिए, बच्चे जीएस में सारा टाइम हम लोग वहीं पर एफोर्ड करते हैं, सब लोग जीएस पढ़ते हैं, लेकिन सीसेट में हमारी सबसे वीकनेस ये होती है कि सीसेट पर हम लोग ध्यान नहीं देते। और यूपीएससी ने एक वीक पॉइंट पकड़ा हुआ है सीसेट को, ठीक है। क्योंकि जब आप पूरा टाइम हम जीएस जीएस ये भी और वो भी सब चीज हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारी कोई भी कमजोर वीक पॉइंट नहीं रहता है। सी सेट में ही आपको वीक पॉइंट सबसे ज्यादा बच्चों का फेलियर पॉइंट रहता है, ठीक है। अक्सर किसी का मैथ रहता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे कर ले जा रहे हैं, सबसे ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो बच्चों को मैथ्स में आती है, ठीक है। अगर मैं रियलिटी बात करूं, हल्का सा रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक हैं जिनको लेकर हम समस्याएं जो है समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को आपको अगर जड़ से उखाड़ना है तो याद रखिए, आपको एक फाउंडेशन कोर्स की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक अपनी तैयारी को लेके जानी है। और सिर्फ एक बार आपने पढ़ना है, हर बार नहीं पढ़ना। याद रखिए, एक बार आप कोर्स को परचेज कीजिए और आप एक बार अपने नोट्स को अच्छे प्रिपेयर करने के बाद आपका सी सेट कोई भी आप देना, चाहे बिहार देना या यूपीएससी देना, यूपी पीसीएस देना, कुछ भी देना, अगर आपके सी सेट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन बात सिर्फ हम यहां पर स्पेशल यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के सी सेट के अगर हम एग्जाम के नेचर की बात करें, एग्जाम के नेचर की, तो ध्यान से सुनना है। ये टारगेट हम लोग क्या कर रहे हैं, 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मेरी बात क्लियर है। देखो, एग्जाम के नेचर को जानने की हमारे लिए बहुत जरूरत है, ठीक। एग्जाम के नेचर की बात करें तो आपका जो पेपर होगा, सी सेट का एग्जाम होगा, उसमें आपको 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। बोलो कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 80 क्वेश्चंस में से आपको कितने सही क्वेश्चन करने होंगे, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अगर हम सही क्वेश्चन की बात करें, राइट क्वेश्चन जो बिल्कुल एक्यूरेट आपको सही करने हैं, तो याद रखना वो आपको 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, 80 में से 27 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, और हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि देखो, एक मार्क्स है ना, एक मार्क्स कितने नंबर का होगा, तो अप्रोक्स 2.5 नंबर का मेरे भाई, 2.5 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। क्लियर है। एक क्वेश्चन कितने का होगा, एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 नंबर मिलेगा। क्लियर। अगर आप 27 क्वेश्चन करते हैं और 27 गुना अगर हम 2.5 करते हैं, 2.5, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का, और 2.5 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पेपर में आप 27 क्वेश्चन सही करके आएंगे, तो आपको कितने नंबर बनेंगे, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई जब करोगे तो 67.5 बनोगे। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो रही है बात। अगर आप 67.5 सही क्वेश्चन, सॉरी सही क्वेश्चन तो आपको 27 करने हैं, लेकिन 27 अगर क्वेश्चन सही करते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, ये बनेंगे 67.5। क्लियर। लेकिन अगर हम 200 में से इसका परसेंट निकालें कि भाई बताइए 67.5 अपॉन 200 और मल्टीप्लाई में अगर 100 करेंगे तो ये कितना परसेंट बनेगा, तो याद रखिए ये बनेगा अप्रोक्स 33 पॉइंट कुछ परसेंटेज में आपका बनेगा। अप्रोक्स 33% आपको बिल्कुल सही आपको चाहिए हैं पासिंग मार्क्स। तो मिनिमम सी सेट में कितने चाहिए, 33% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर होगी बात। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपको नेगेटिव क्या, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। हर क्वेश्चन को गलत करने पर आपको, मतलब जो टोटल जो मार्किंग है वो 1/3 की है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी अगर आपके 3 गलत होंगे तो आपको एक सही नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर है। यूपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छा फंडा अपनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, ठीक है। सुनना मेरी बात। ये उन लोगों के लिए मैं अक्सर समझाना चाहता हूं जो जो हमेशा जय माता दी करके तुक्का मारना चाहते हैं या तुक्का हमेशा मारते हैं, जो कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन इस तरीके से मतलब दिए हैं और आप इसमें अगर कोई भी तुक्का लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने ए करके ऐसे करके दे दिया,
सभी को फिल कर दिया ए करके, सभी का ऑप्शन फिल कर दिया। अगर आपकी ज्यादा ही किस्मत अच्छी है तो आपका इनमें से अप्रॉक्स एक क्वेश्चन सही हो सकता है। क्लियर? एक क्वेश्चन मान लीजिए एग्जांपल में अगर आपने सही कर दिया और 3 तो आपके गलत हो गए, 3 गलत होने पे ये भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा, ये भी यहां से कट गया, तो आपको यहां से कितना मार्क्स मिला? आपको यहां से कुछ नहीं मिला, आपको यहां से 0 नंबर मिला। तो इस तरीके से फॉर्मेट पे यूपीएससी ने अपना अपना जो पेपर सेट किया होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप चार क्वेश्चन करते हैं और ऑप्शन ए भी टिक करते हैं और एक क्वेश्चन अगर सही भी हो जाता है तो याद रखना बाकी के 3 आपके गलत होंगे और वहां पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा वो अलग से और 0 नंबर मिलेंगे वो अलग से। तो याद रखना, तुक्का मारना छोड़ना है, तुक्का नहीं मारना है, कंप्लीट रणनीति हमको समझनी होगी, गलत नहीं करना, जितने क्वेश्चन आने हैं उन्हीं को हमें करना है। और एक स्ट्रेटजी ध्यान रखना, देखिए आना एक बहुत बड़ी बात तो होती है, लेकिन ये आना नहीं आना और कौन सी चीज पेपर में आपको नहीं करनी है वो भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। तो हमें कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और हमारे लिए सही है और सही नंबर दिलाएगा और पेपर हमारा पास कराएगा। क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं सी सेट में, तो सी सेट में हमें क्या चीज कवर करनी होगी, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है सी सेट के अंदर। तो ध्यान रखना, सी सेट पेपर में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है बोधगम्यता, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आपका पूछा जाता है। क्लियर है? कॉम्प्रीहेंशन की अगर मोटा मोटा बात करूं तो आप शायद मुझसे अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको मैथ एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग ये मैं आपको कराऊंगा, लेकिन शायद मुझसे अच्छा आप जानते हैं कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। क्लियर है? तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक समझ होती है। अगर किसी पैराग्राफ की आपको कोई समझ है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर किसी पैराग्राफ की, जो पैराग्राफ आपको एग्जाम में आएगा वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी इश्यू से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अगर उसकी आपको समझ है तो जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आप उसको रीड करके अच्छे से उनके आंसर्स आप अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये कॉम्प्रीहेंशन, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये भी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, लेकिन हमारे द्वारा नहीं, जो हमारी टीम है, जो भी बेस्ट टीचर हैं उनके द्वारा ये चीजें आपको कवर करे जाएंगी। लेकिन ये मैं आपको कवर कराऊंगा तीसरा पॉइंट, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। तो देखो यहां पर दो तरीके की रीजनिंग हमें पूछी गई है। हल्का हल्का सा मैं आपको सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि जिनको डाउट होता है कौन सी चीज किस टॉपिक में आती है, कौन कौन सी चीज अपने को पढ़नी है, सबसे पहले हमें इन चीजों के बारे में अच्छे से अपनी बातों को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तभी हम एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो सुनना, अगर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमसे सी सेट में पूछे जाते हैं, तो सुनना मेरी बात। देखो जैसे कि हमारा हो गया है आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, डाइस है, क्लॉक है, कैलेंडर है, रैंकिंग है, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक जो होंगे हमारे लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी जो होगी ये रीजनिंग का ही पार्ट है, हालांकि टोटल रीजनिंग ही है, बट इसके अंदर क्या पूछा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता। क्लियर? अगर ये बात करें तो ये स्टेटमेंट जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट जो होता है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग में हमसे पूछे जाते हैं। यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जैसे वो कहते हैं न्याय संगत स्लॉक्स, इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। जैसे कुछ कुत्ता बकरी हैं, बकरी गाय हैं, इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी के अंदर पूछे जाते हैं। कंप्लीट चर्चा आगे करेंगे। निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपको सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। ये पार्ट है आपका मानसिक जर्नल मेंटल एबिलिटी। क्लियर? तो ये भी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, लेकिन ये जो 6 पॉइंट है ये मैं आपको कराऊंगा। आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम, यानी बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी हिंदी में लिखा हुआ है, तकलीफ नहीं है, ठीक है। बेसिक न्यूमरेसी यानी बेसिक मैथ्स की हम बात कर सकते हैं। न्यूमरेसी यूपीएससी में देता है सी सेट में लिखकर, जो कि हमारा 10th लेवल का पूछा जाता है। बोलो किस लेवल का? 10th लेवल का मैथ। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों और निर्वाचन का क्या मतलब है? डीआई, ये डीआई हमसे पूछा जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये रहा जो चीज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे सी सेट को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं आपके साथ। ये सारी वही बातें हैं जो सी सेट के अंदर हमसे पूछी जाएंगी। बहुत गमता हो गया, संचार कौशल, ये सभी वही चीजें हैं। क्लियर? सारी वही चीजें हैं। ये आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, ये वही है। आंकड़ों का निर्वाचन डीआई,
इस तरीके से सारी चीजें अभी हम पीछ के देख के आ रहे हैं। तो ये सी सेट सारे इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, ये सब क्या है, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट हुआ करता है। क्लियर होगी बात, मेरी बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट पेज पे आइएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब कुछ एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सी सेट के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं वो तो चर्चा बाद में होगी, बट उससे पहले एक मोटा मोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक एनालिसिस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि हमारे किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं अप्रोक्स। मैथ में ज्यादा आ रहे हैं, रीजनिंग में, या फिर कॉम्प्रीहेंशन में। ठीक है, इस तरीके डीआई में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी का डेटा है कुछ आपके सामने इस तरीके से ईयर वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि हमें कुछ भी स्किप नहीं करना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे स्किप करना पड़े, मतलब हमें उनको स्किप जरूर करना है जो बहुत कम चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, लेकिन जो चीजें हमें पास कराएंगी वो मैंडेटरी हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि मैथ्स को अगर कोई स्किप करने की बात कर रहा है तो याद रखना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मैथ का वेटेज देखिए, किसी क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो देखिए आप देख रहे हैं 2020 में 42 क्वेश्चंस का मैथ्स आपसे पूछा गया है। अगर मान लीजिए किसी ईयर्स में ऐसा ही आपको नंबर्स क्वेश्चंस का देखने को मिला तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मतलब छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप एक बात फोकस कर लें। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं कि कुछ चीज हमें ज्यादा पढ़नी होंगी, कुछ कम करनी पड़ेंगी, कम पढ़नी होंगी। ठीक है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ लोग पढ़ा करते हैं। तो याद रखिए इंटरेस्ट हमें उन चीजों में जरूर करना है जिनका वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर मैथ्स की बात करें, ओनली मैथ्स की, तो अगर हम ऑन एवरेज देखें तो कितने कितने क्वेश्चंस हमारे मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। देखो 2011 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए, 12 के अंदर 3 क्वेश्चन, 2013 के अंदर 11 क्वेश्चन, फिर 14 में 20 का आया, फिर 30 का आया, देखो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आए, फिर यहाँ पर 31 आया, 28 कम हुआ, फिर 18 आया, देखो फिर यहाँ 32 और यहाँ 42। तुम देख रहे हो ऐसे फ्लक्चुएट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ये कहना मुश्किल है कि कब यूपीएससी ज्यादा दे दे मैथ्स के क्वेश्चन और कब आपको कम आपके सेट में डाल दे, ये कोई नहीं कह सकता। तो याद रखिए हम ऑन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस मैथ के जिस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कह सकता हूं 22 से 23 क्वेश्चन अप्रोक्स में आपको यहां पर मान के चलने हैं कि भाई मैथ में आपको 22 से 23 या 20 से 22 आपको इतने आपको मिलते हैं हर एग्जाम में, हर ईयर में मैथ्स का पोर्शन रहा है। क्लियर है? तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग 11 में आया है 17 नंबर का। यहां पर देखें नंबर का नहीं 17 क्वेश्चन आए। यहां पर 2012 में 28 क्वेश्चन, 2013 में 21 क्वेश्चन, फिर 23 क्वेश्चन, फिर 18 क्वेश्चन 15 के अंदर, फिर 21, 22, फिर देखिए 22, फिर 18, फिर 12। यानी एवरेज अगर मैं लगाता हूं ना तो कम से कम आप ये कह सकते हैं, देखो 18 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 से 22 या 23 क्वेश्चन के अप्रोक्स में हमसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो हम इन दोनों में से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, याद रखना ये तो हमारे लिए मैंडेटरी है, करना ही करना है। वो बात अलग है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो टॉपिक चूज कर लेना कि किस में मुझे सबसे अच्छा आता है। जैसे कुछ लोगों का मैथ्स में टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस इनका अच्छा होता है, और इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पूरा क्या है, एक बेसिक ही है। और मैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सभी का मैक्सिमम सभी चैप्टर्स में हल्का हल्का सा यूज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप देख सकते हैं, 11 में 39, 12 के अंदर 40 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, यानी 30 से कम का मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से देखिए 30, 28, 30, 26 और यहां पर 26 क्वेश्चन। फ्लक्चुएशन का कुछ पता नहीं है क्वेश्चंस का, कहां ज्यादा है कहां कम आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कब हमको कॉम्प्रिहेंशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, कब कम तैयार करने हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो आपका मेन पार्ट है, इसमें तो आपको पूरे में से पूरे करने चाहिए, मतलब ट्राई पूरा करना चाहिए। कितने सही हैं वो नहीं कह सकते। तो याद रखना है यहाँ पर कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस मान के चलने हैं कि हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो इसको आप हल्का सा स्किप कर सकते हैं। सिर्फ लगातार 11, 12, 13 में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए, उसके बाद में देखिए यहां से कोई भी क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग से नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, तो यहां पर आप इसको स्किप कर सकते हैं।
लेकिन इनको स्किप करना तीनों को मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इनको स्किप नहीं करना। हाँ, एक चीज स्किप कर सकते हैं, चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी एक मैथ का ही पार्ट है, ये कुछ अलग नहीं है, ये मैथ का ही पार्ट है। अगर देखें 2011 में 5 क्वेश्चन आए, फिर देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन आए, तो देख रहे हैं आप, कोई उम्मीद बच्चा कर सकता था क्या कि फिर 5 क्वेश्चन 0 9 6 फिर 2 फिर 0 0 लगातार 2 ईयर में डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और एक साथ 14 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्या आगे 0 0 क्या यहाँ पता 16 ही पूछ ले? क्या आप कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अपनी रणनीति को ऐसा तैयार करें पूरे जोश और जुनून के साथ कि भाई हमसे कुछ भी आ जाए, छोड़ के तो नहीं आऊंगा, और इतना करके जरूर आऊंगा कि मुझे टॉप नहीं करना। ज्यादा एसएससी सीजीएल की तरह हमें नहीं पढ़ना मैथ और रीजनिंग को, हमें ऐसे पढ़ना है जैसे यूपीएससी में हमारा 33% ले आए और हमारा सीसेट क्लियर हो जाए। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को लेकर आपको चलना होगा। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये एनालिसिस रहा कि किस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर देखिए हम रीजनिंग की बात करें, अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं जो इंग्लिश में ये लिखे हुए हैं, मैं इनको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लेकिन मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू रीजनिंग में ये भी देता चलूंगा कि किस टॉपिक में किस तरीके के सवाल हमें पेपर में मिलते हैं, जिससे कि एक आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में ऐसे सवाल आते हैं, वाह मजा आ गया। तो ऐसे सवाल जो आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे रीजनिंग में, आप देखते चलना। सुनो, अगर एनालॉजी की बात करें, सादृश्यता या समरूपता की हम बात करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? सुनना, इसको एनालॉजी कहते हैं, एनालॉजी। ठीक है मेरे भाई, एनालॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पता है आपको? अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, सुनना मेरी बात। एनालॉजी में मैंने कहा सर, यहां लिख दिया मैंने 7, क्लियर। मैंने कहा 7 को किसी कोड वर्ड में क्या लिख दिया? 343 लिख दिया, क्लियर है। फिर इसी तरीके से मैंने कहा 9 को किसी कोड वर्ड में बताइए क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एनालॉजी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा नंबर्स का आइडिया है, स्क्वायर क्यूब रूट अगर आपके याद हैं, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि यहां पर नंबर्स के साथ क्या हुआ है। देखो, अगर 7 की पावर 3 रख दें तो ये 343 होगा, क्लियर। 9 की पावर 3 रखते हैं तो बोलो क्या आएगा? सर ये आएगा आपका कितना? 729 आने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके किस में मिलेंगे? आपको एनालॉजी में देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूं, हिंदी और इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग को ऐसे ही लिखा जाता है मेरे भाई, क्लियर है। तो सुनना मेरी बात, कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? तो याद रखना, हमें हमेशा ABCD याद रखना। ABCD का ए से लेकर जेड तक इनका प्लेस वैल्यू है ना, इनका प्लेस वैल्यू हमें एकदम तोती की तरह याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस यूपीएससी के सी सेट में पूछे जाते हैं, अगर वो एक्यूरेट आप सही करना चाहते हैं, तो एबीसीडी की प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद करनी है, ठीक है। सीधी और अपोजिट दोनों आपको बिल्कुल तोते की तरह याद कर लेनी है, क्लियर है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग इकलौता टॉपिक है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे हमारे 3 से 4 टॉपिक आएंगे, 3 से 4 टॉपिक हैं जो हमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्लियर करने हैं। मतलब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमें कितनी चीजें पढ़नी है? 3 से 4 टॉपिक हमें पढ़ लेने हैं, क्लियर है। वो कौन कौन से होंगे तो इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर। डायरेक्शन की बात अगर करें, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, दिशा परीक्षण, ठीक है, दिशा परीक्षण हम डायरेक्शन अपने डेली बेसिस में भी यूज करते हैं। कोई भी आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो आप सीधे चलेंगे, फिर लेफ्ट राइट मुड़ेंगे, इस तरीके से आप चीजों को टर्न आउट करते हैं, अंदर जाते बाहर, इस तरीके से डायरेक्शन ही आप मूव करते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो एक डायरेक्शन फॉलो होती है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाती हैं। तो अगर हम अपनी बेसिक डायरेक्शन की बात करें, तो हमारी बेसिक 4 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब जानते हैं, उनकी 4 सब डायरेक्शन बन जाती हैं, ठीक है, साउथ नॉर्थ, इस तरीके से मतलब मिलाकर उन चारों से ही हमारी 4 सब डायरेक्शन बन जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे डायरेक्शन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेन आरेक से इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी, कुछ टी पीते हैं, दोनों क्या पीते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे वेन आरेक में पूछे जाएंगे। क्रम व्यवस्था में 2 टॉपिक आया करते हैं, रैंकिंग में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। एक सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप बोल सकते हैं,
इसी तरीके का टॉपिक होता है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था भी इसको बोला जाता है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो रैंकिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता है कि देखिए कोई पर्सन है जो लेफ्ट से 10वें स्थान पर और राइट से भी 10वां है। मान लीजिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ये कोई ए पर्सन है, लेफ्ट से मैंने कहा इसकी पोजीशन अगर 10 है, ठीक, तो मैंने कहा राइट से इसकी पोजीशन राइट से भी 10 है, तो हमसे पूछ लेगा नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, टोटल पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, 10 और 10 20 माइनस के 1, तो 20 टोटल पर्सन अगर आपको चाहिए, 20 माइनस 1 कितना होगा, 19, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, बट इस तरीके का इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, बट मैंने ये समझाने की कोशिश की कि रैंकिंग में कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये रैंकिंग में, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन हम लोग सभी लोग समझते हैं, हमारे फैमिली, ठीक है, ब्लड रिलेशन जितने भी हमारे रिलेशंस हैं उन सभी से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं इस तरीके से। वो बात अलग है कि वो हमारी फैमिली के ऊपर नहीं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उस तरीके से वो कोई भी डाटा देगा, उसमें हमें एक ट्री बनानी है, एक पूरा चार्ट बना के तैयार करना है, तो उस पे हमें बेस क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर है? जो भी हमें एग्जाम में देता है। ब्लड रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे सी सेट में पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे 3 टाइप बनते हैं, यहाँ से 3 टाइप बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये इंडिकेशन पॉइंट आता है, एक इंडिकेशन पॉइंट। रीजनिंग में इस तरीके के सवाल आपने देखे होंगे कि एक महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सोहन कहता है ये मेरे माता की पिता की बहन है, तो बताइए सोहन का उसकी माता से क्या संबंध है। इस तरीके के सवाल हमारे इंडिकेशन पॉइंट में आते हैं। बात करें सेकंड की तो ये भाषा पर आधारित होते हैं, भाषा लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड कैसे कि ए बी की बहन है, सी बी का पिता है, डी ई की बहन है, ई ई का ताऊ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, इजी होते हैं। और एक होता है हमारा कोडिंग फॉर्म। क्या होता है? कोडिंग फॉर्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर सी सेट में कुछ टफ चीजें हुई तो याद रखना हमेशा कोडिंग फॉर्म पर ही क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है? क्योंकि हमें कुछ चीजें प्रिडिक्शन भी करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्वेश्चन टफ अगर कभी बने, क्योंकि देखते हैं आप एग्जाम के अगर ट्रेंड को देखें तो भाई सी सेट इजी तो होने से रहा, डे बाय डे टफ ही होने जा रहा है। क्लियर? और सबसे ज्यादा बच्चों का हर्डल सी सेट बना हुआ है, नाक में दम कर रखा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे होंगे, जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो जरूर समझेंगे। क्लियर है? तो याद रखना ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब न्याय निगमन क्या होता है? न्याय निगमन, इसको हम लोग स्लॉक्स कहते हैं, स्लॉक्स, ठीक है। इसको हम लोग स्लोलिज्म बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कंफ्यूज पैदा होता है, आप स्टार लगा लें इस टॉपिक को। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कुछ हाथी मोर हैं, ठीक है, सभी मोर बंदर हैं, ठीक है, कोई बंदर मुर्गा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट दे देता है ये सारे, फिर यहाँ से कंक्लूजन पूछ लेता है, बताओ कुछ बंदर के मोर होने की संभावना है, कुछ बंदर के हाथी होने की संभावना है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पे जो क्वेश्चन होंगे वो न्याय संगत, न्याय निगमन या फिर सिलोजिज्म के अंदर पूछे जाते हैं। याद रखना ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे ने अच्छे से समझा तो उसको एक ही बारी में समझ में आता है, और जिसको नहीं समझा पूरा सिलेक्शन ले जाता है बंदा, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाता। मैं ऐसा सबके साथ नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और होता है। तो अगर आप मेरे साथ बनेंगे तो याद रखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसका जो आप नहीं कर पाए, ठीक है। याद रखना अगर हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की, विश्लेषणात्मक रीजनिंग, तर्क शक्ति, तो पीछे भी मैंने आपको बताया था इसमें क्या चीजें होती है रीजनिंग में। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, और स्टेटमेंट आर्गुमेंट। क्लियर है? जैसा पूर्व धारणाएं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 चीजें हैं वो हमारे टॉपिक में कवर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। क्लियर? तो चलो ये रहा हल्का हल्का, आगे चलते हैं। देखो ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक और हैं इंपोर्टेंट, जहां पे हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है घड़ी, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, याद रखना ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। देखो क्लॉक की बात करें,
क्लॉक में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। कोई ये नहीं कि मैं आपको कोई टॉपिक कराऊं, बस हल्का से एक ओवरव्यू कि हाँ ऐसे सवाल हमें करने हैं, एक इंटरेस्ट आपका डेवलप हो, बस मैं यही चाहता हूं। तो सुनो, क्लॉक में पूछा जाता है 7:30 बजे, 7:30 बजे बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इस तरीके के 6:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में, ठीक है, याद रखना ऐसा क्वेश्चन पूछे जाता है कभी कभार कि बताइए 7 से 8 बजे के बीच में किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा। पहला क्वेश्चन 7:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच में किस समय पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, एक ऐसा सवाल। और एक ऐसा सवाल पूछा जाता है आपका कि भाई एक घड़ी खराब हो गई है, क्लियर है, मेरी बात सुनना, सोमवार सुबह 10 बजे, ठीक है, 8 बजे घड़ी की सुई 10 मिनट पीछे थी, तो बताओ मंगलवार को सुबह 9 बजे, ठीक है, उसका सही समय बताइए। तो इस तरीके का सवाल जो है एरर क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्लॉक के बेस्ड है क्वेश्चन। कैलेंडर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 4 अगस्त 1999 को कौन सा दिन, ऐसा कोई भी डेट बोलकर आपसे डे पूछा जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि 31 दिन वाले महीने में अगर किसी तारीख को, मान लीजिए 15 तारीख है, 31 दिन वाले महीने में अगर 15 तारीख को सोमवार था, तो बताइए इस महीने में कितने शनिवार पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन है ना, हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके की तार्किक पजल, ठीक है, तार्किक पहेलियां मतलब होता है पजल, ये सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये बैंकिंग में पूछा जाता है, बैंकिंग में। लेकिन सी सेट में भी पूछा जाने लग रहा है, लेकिन भाई इतना टफ नहीं होता है, अगर आप इजीली करेंगे तो इजीली कर ले जाएंगे। एक होता है घन तथा घनाभ, क्यूब तथा क्यूबॉइड, ठीक है, और ये दो अलग अलग टॉपिक हैं जिनको अलग अलग आपको कवर कराएंगे। एक है क्यूब, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एक होता है क्यूब और एक होता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये होता है आपका, ये होता है आपका डाइस, डाइस, ये दोनों टॉपिक अलग हैं, ध्यान रखना। ये दोनों, ये होता है पासा, पासा जनरली दो प्रकार का होता है, ठीक है, जनरल पासा, ठीक है, और एक होता है स्टैंडर्डाइज। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जनरल पासे में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, सारी बातें हम लोग अपने टॉपिक में कवर करेंगे। बेसिक बेसिक आपको बात बता देता हूं। पासे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए इस तरीके का कोई पासा है, क्लियर है, और इस तरीके का कोई पासा आपको दे देता है, ठीक है, बात समझना मेरी, और इस तरीके का कोई पासा दे देता है, ठीक है, तो हमसे कहेगा 1 2 3, ठीक है, ये होगा आपका 3 4 5, और इस तरीके से होगा 6 3 2, तो बताएंगे आप, यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई 3 के पीछे क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी हमसे पूछा जाता है, क्लियर है, तो आपका डाइस में ऐसी चीजें पूछे जाएंगी। अब ये जो क्वेश्चन है नॉन वर्बल का पार्ट है, नॉन वर्बल रीजनिंग का ये पार्ट होता है, इजी होता है, ठीक है, जैसे पेपर कटिंग, मोड़ना, फोल्डिंग, चित्र समस्याएं, जैसे कि कोई डायग्राम देगा उसका एक हिस्सा कटा होगा और 4 ऑप्शन देगा पेपर में आपको, कटे कटे पार्ट, हमें बताना है कि वो हिस्सा कहां से कटा था, उस कंप्लीट डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है ऐड करके, जोड़कर। तो इस तरीके से क्वेश्चन चित्र को पूरा करना, ठीक है, दर्पण, जल प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज और वाटर इमेज, याद रखना मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और एक होता है वाटर इमेज, ये दोनों पर हमसे कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाने लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना स्किप नहीं करेंगे भाई कुछ भी। संख्याएं, समस्याएं मतलब सीरीज, सीरीज की बात करते हैं हम, सीरीज की, तो सीरीज भी सारी आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक आपको लेकर जाएंगे, आपकी तैयारी को एक एज देंगे, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, अब हम बात हैं बेसिक न्यूमरेसी के बारे में, जिसको हमने मैथ कहा गया है। जो याद रखना, मैथ से जो लोग डरते हैं, भाई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने 10th लेवल का मैथ इसमें आया करता है, क्लियर। तो जो लोग डरते हैं मैथ को लेकर, वही लोग डरते हैं जिनका 5th 4th स्टैंडर्ड में मैथ छूट जाता है और काफी टाइम से हम लोग कनेक्टेड नहीं होते, और बीच में भी हमने काफी टाइम से मैथ नहीं पढ़ा होता। लेकिन क्या आप ऐसा है कि आप हार मान गए, ठीक है, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हार मारने वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, ठीक है। पूरे जोश और जुनून के साथ हिम्मत रख के आपको ये करना है, सीसेट पास करना है, टॉप नहीं पास करना है। और मैं इतनी श्योरिटी दिलाता हूं कि मैं आपको सीसेट क्वालिफाई 101% मैं आपको करा दूंगा,
क्लियर? बस आपको इतना करना होगा जितना हम कहें, ठीक है? जितना आपको डेली होमवर्क दिया जाए आपको डेली करना है, डेली का काम डेली करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 1 घंटा से 1.5 घंटे आपको डेली करना ही होगा। अगर आप ये चाहते हैं पूरे दिन आप और सब्जेक्ट जीएस पे आप फोकस करते रहें और सी सेट को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, वो बात एक अलग है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता मैथ्स रीजनिंग, तो उनको तो दिक्कत होनी चाहिए। जिनको आता है अच्छी बात है, ठीक है भाई, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इंजीनियर बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ बीटेक इस तरीके के होते हैं, उनका मैथ अच्छा होता है तो वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्ट साइड से होते हैं इस तरीके के बच्चे, कॉमर्स वगैरह, तो इसमें तकलीफ होती है। तो याद रखना आपको तकलीफ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अब हम आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुनना मेरी बात, अगर मैथ्स की बात करते हैं तो देखो मैथ्स में पहला टॉपिक क्या है आपका, जो सबसे ज्यादा यूपीएससी सी सेट में पूछा जा रहा है, वो है मेरे भाई नंबर सिस्टम। ये गोल्डन है, 3 से 4 सवाल, कभी कभी 5 भी पूछे गए मेरे भाई, याद रखना। तो ये है नंबर सिस्टम, बोलो क्या है? नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम से आपके लगातार हर साल क्वेश्चंस का जो वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। लेकिन बात अगर हम करें कि भाई नंबर सिस्टम में कितने टॉपिक होते हैं, हम सिर्फ एक ही बात पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम एक इकलौता टॉपिक है, नहीं, गलत सोचते हैं। नंबर सिस्टम एक अकेला टॉपिक नहीं, नंबर सिस्टम के अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, जिनकी समझ हमें करनी है। नंबर सिस्टम 5 टॉपिक से मिलकर बना होता है, ध्यान से सुनना कौन कौन से, ठीक है। आपको ये तो पता लगे कि इनके अंदर छुपी हुई रामायण क्या है, उस रामायण को तो आप कम से कम चीजों को समझें। तो देखिएगा, हमें इसके अंदर 5 चीजें पढ़नी होती हैं। कितनी चीजें मेरे भाई? 5 चीजें। कौन कौन से वो 5 टॉपिक हैं जो हमें संख्या पद्धति के अंदर पढ़ने हैं? सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन, सॉरी, जो पहला टॉपिक होगा हमें पढ़ना है यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें पढ़ना होता है। दूसरा पढ़ना होता है हमें क्या? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मेरे भाई, रिमाइंडर थ्योरम हमें पढ़ना होता है, शेषफल प्रमेय। तीसरी अगर बात करें, तीसरी हमें फैक्टर पढ़ना होगा, गुणनखंड, ठीक है, जैसा कि पेपर में पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इस तरीके से कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। फोर्थ अगर हम बात करते हैं ना, फोर्थ में, फोर्थ क्या पूछा जाता है पता है आपको? नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ क्या पूछा जाएगा? जीरो। याद रखना, नंबर ऑफ जीरो में बीच में कुछ सालों में यूपीएससी ने सवाल पूछे, उसके बाद एक दो सवाल नहीं पूछा, फिर पूछ लिया, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। जो हमारा 5वां टॉपिक है ना, 5वां क्या है जो हमसे पूछा जा रहा है? वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाई, विभाज्यता का नियम, डिविजिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, जो गोल्डन है। सबसे ज्यादा यहां से सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद में यूनिट डिजिट से, और फिर हमारा रिमाइंडर थ्योरम, और देन ये, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लियर है? इन दो से सबसे ज्यादा पेपर में सवाल पूछा जाता है, क्लियर है? फिर उसके बाद आता है सर्ट्स इंडिसेस और सरलीकरण, ये 2 अलग टॉपिक हैं। सर्ट्स इंडिसेस अलग है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन अलग है, क्लियर होगी बात? तो इन दोनों को हम अलग अलग जो है आपका कवर करेंगे। ये है आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता ना, कुछ नहीं आता, विश्वास दिलाता हूं उसको भी मैं सिखा दूंगा, और जब तक उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि प्रत्येक बच्चे के यहां पर चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये हमारी हैबिट रही है, क्लियर? तो इतना तो आप विश्वास रखो कि मैं आपको सिखा दूंगा। एवरेज क्या होता है, ठीक है, एवरेज से भी, एवरेज से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का कभी कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारे लिए तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर आपको टॉपिक की समझ है और समझ के बाद भी अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, तो भाई हम एक क्वेश्चन की गलत की भी गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप 32% भी नंबर लेके आए तो क्या काम का वो, और आपने सारे चीजें, आपकी तैयारी अच्छी है, आप सी सेट में फेल हो गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस का भी एक अच्छा सा इस तरीके से चीजें हुई हैं। आपको सब कुछ आता है लेकिन सी सेट आपका पास नहीं हुआ, तो क्या कर लेंगे हम? तो समस्याएं बनेंगी। तो भाई इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। याद रखना, अगला टॉपिक है परसेंटेज। औसत की बात अगर मैं करूं ना, औसत क्या है तो बहुत इजी है। औसत कुछ नहीं होता, औसत होता है सभी को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इक्वली चीजों को बांटना। ये एक परसेंटेज, उसकी एवरेज की एक हल्की सी बहुत इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन रही। जैसे एक हल्की सी एग्जांपल से डेफिनेशन समझाता हूं। मान लीजिए ये क्लास है जिसमें हम पढ़े हैं, इस क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं,
ठीक है, मेरे को अलग हटा दो, बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं नहीं हूं, मान लीजिए क्लास में, एक क्लास में, इस क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है। अगर एक बच्चे को कोई बाहर से 100 रुपए देने आया, 100 का नोट देने आया, तो याद रखिएगा इस क्लास में जब तक 10 बच्चे हैं, ठीक है, जो भी पैसे बाहर से लेके आएगा, चाहे उसके पर्सनल पैसे हैं एक बंदे के, तो याद रखना वो पैसा एक की जेब में नहीं जाएगा, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 10 बंदे क्लास में 100 रुपए हैं, तो भाई 10-10 रुपए सभी पे बढ़ जाएगा। तो एवरेज मतलब सभी को बराबर बराबर बांटना। क्लियर होगी, आसान सी डेफिनेशन, और पूरा टॉपिक एवरेज का इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कोई भी चीज, पूरी जो पूरा होल वर्ड है, हर चीज अपने आप में पूर्णतः है, पूर्णतः 100% है। मैं परसेंट 100%, मार्कर अपने आप में 100%, आप पूरी सृष्टि अपने आप में क्या है 101%, 101% नहीं 100% है। क्लियर। तो प्रॉफिट लॉस एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो अगर ये करने पर आपको सभी टॉपिक में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। क्लियर। आप ध्यान रखें, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे समझते हैं तो सारे टॉपिक में ये काम आएगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपस में लिंक हैं, ये लिंक है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू हम यहां सीखेंगे और जो कि यहां पर काम आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं वनडे हो जो यहां से सवाल नहीं पूछे जाते हो। रेशियो प्रोपोर्शनल ये दोनों अलग टॉपिक हैं। रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शनल, और ये है आपका पार्टनरशिप, ये है आपका पार्टनरशिप। यहां से कभी कभार क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये दो टॉपिक भी हम कवर करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दोनों ब्याज सीआई और एसआई, क्लियर होगी बात। ये हर साल बराबर लगती है और वो बराबर नहीं होती है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। टाइम एंड वर्क, भाई ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 का जो सीसेट हुआ भाई, उसके अंदर टाइम एंड वर्क से मैंने 2 क्वेश्चन देखे। कितने क्वेश्चन? 2। तो याद रखना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो याद रखिए सारे टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कशन किया। चलते हैं आगे, कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं। देखिए बेसिक एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा, एलजेब्रा का नाम सुनते ही हमें डर सा लगने लगता है, ठीक है। बाकी चैप्टर हमने अच्छे से कर लिए, तो एलजेब्रा से भी भाई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको एलजेब्रा अच्छे से समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात है, ना भी आए तो थोड़ा सा स्किप हम लोग इसको कर सकते हैं और टॉपिक को भी हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन जिनको आता है, समझ में आ जाए, स्किप फिर नहीं करना, फिर स्किप नहीं करना आपको, ठीक है। श्रेणियां की बात करें यानी सीरीज, जैसे कि एपी हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जीपी, ठीक है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, और आपका हो गया है एचपी, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हिंदी में, ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इन 3 श्रेणियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो याद रखना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है मेरे भाई। एक है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लास में 3 बंदे हैं और 3 ही चेयर हैं। ध्यान से सुनना, एक क्लास के अंदर 3 बंदे हैं, 3 स्टूडेंट और 3 ही चेयर हैं, तो बताओ 3 चेयर पे 3 स्टूडेंट कितने तरीके से बैठ सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे किस में बनते हैं, आपके बनते हैं प्रायिकता। ये सेट थ्योरी है, ये क्या है, सेट थ्योरी, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत, ये है ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के सवाल यहां से पूछे जाते हैं इस तरीके के, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कहता है ज्योमेट्री में, इजी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक डर जो भर चुका है ना, अगर जो बच्चा शुरुआत से ही डरने लग गया, मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मैथ आता ही नहीं, इस तरीके जो होते हैं ना, बहुत सारे लोगों की एक रूढ़िवादी सोच होती है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे मैथ नहीं होगा, मुझे रीजनिंग आज तक समझ में नहीं, भाई क्या कर देती है। अगर ऐसी थिंकिंग वाले लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो भाई सुन लो, ऐसी सोच को आपको दिमाग से निकालना होगा, ठीक है। अच्छी सोच को अंदर आने दो।
अंदर एंटर करने दो कि भाई तुम कर सकते हो। तो मानने अंदर वो पावर, वो जोश और जुनून है कि आप सीसेट आराम से पास कर सकते हैं। क्लियर? तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। एक बार अपना आईना देखें, आप कर सकते हैं। ट्रस्ट करिए अपने आप पर। जब तक आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है, बताइए आप मुझे। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास करिए आप। ठीक है, मैंने कहा ये एंगल मान लीजिए अगर आपका कितना है, ये एंगल मान लीजिए अगर आपका 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो हमसे पूछ लेगा ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना एक्सटीरियर एंगल हमेशा इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये 150। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एंगल पर पूछे गए। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें इजी हैं, लेकिन पढ़ने की इच्छा रखो तो सही, थोड़ा अंदर से अपने आप को जगाओ तो सही है भाई। इतना तो करना पड़ेगा यार। ठीक है, मेंसुरेशन मैं मानता हूं ये हल्का सा टफ होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको समझ ना पाओ। क्लियर है? आप इसको ना समझ पाओ। मेंसुरेशन इजी है। ठीक है, जैसे सारे ट्रायंगल्स हैं, शंकु, कोन, सिलेंडर, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 स्क्वायर एच, इस तरीके के फॉर्मूले हमने 7th 8th 9th में पढ़े हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, ट्रिगो में एंगल बेस, साइन थीटा, कॉस थीटा के सवाल याद आ रहा होगा आपको। अब हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, बिल्डिंग से कोई बंदा देखता है, चिड़िया को देखता है, एंगल, एलिवेशन, इस तरीके से जो एंगल बनता है वो बताइए, हाइट बताइए। तो इस तरीके की चीजें क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है मेरे भाई? इस तरीके के। और ये है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो आपको आना ही आना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेपर के लिए पढ़िए, आप अपने सिस्टम के लिए पढ़िए। मतलब जब आप यूपीएससी में जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो अपने राज्य का बजट बजट चीजों की योजनाएं बनाने में हमें सबसे ज्यादा कौन काम करता है, हमारी कैलकुलेशन, स्टैटिक्स। तो आपको स्टैटिक्स का भी थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। क्लियर है? हम यूपीएससी में चले गए, हम सेलेक्टेड हो गए, और आप स्टैटिक्स नहीं जानते, आपका कैलकुलेशन आपका वीक है, और जब आपको कैलकुलेशन ही नहीं आएगी, आपको बजट ही नहीं बनाना आएगा, तो फिर कितनी समस्याएं आएंगी। ठीक है, सरकार भी चाहती है कि उनको अच्छी चीजें मिले। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। देखिएगा, देखिए ये है आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना ये सारी चीजें किसकी हैं, तो ये डीआई की हम लोग बात कर रहे हैं। बोलो किसकी बात कर रहे हैं, डीआई के बारे में हम लोग बात करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? डीआई में देखो कितने टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। पाई चार्ट पूछा जाता है। ठीक है, पाई चार्ट टेबल फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, टेबल फॉर्म में भी पूछा जाता है, और भी एक दो फॉर्म है जिनमें हमारा ये डीआई पूछा जाता है। लेकिन एक बात आप नोट करके लिख लेना, ठीक है, अगर आप डीआई को सही करना चाहते हैं, जो कि 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो डीआई को करने के लिए आपको बेसिक जो मैथ के टॉपिक हैं उनकी आपको नॉलेज हल्की फुल्की होनी जरूरी है। अगर आपको पूरे टॉपिक को नहीं पता तो आपको थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में आना जरूरी है, क्योंकि डीआई जो होता है वो मैथ्स के टॉपिक में से उठा के पेपर में हमको दे दिया जाता है। जैसे किस किस के ऊपर सबसे ज्यादा डीआई पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर पूछा जाता है, रेशियो के ऊपर पूछा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपका किसके ऊपर, टाइम एंड डिस्टेंस के भी ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, और आपका किसके ऊपर पूछा जाता है, डिग्री में भी आपका पूछे जाएंगे क्वेश्चन, डिग्री। तो याद रखना इन सभी चीजों के ऊपर हमारे डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई ये कहता है कि मैं डीआई कर लूंगा और मुझे इन टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं आता, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी टॉपिक के बारे में रखनी जरूरी है। पूरी नहीं तो आधी अधूरी सही, लेकिन आपको इन सभी टॉपिक को करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में भी काम आएंगे और डीआई में भी। तो ये डबल हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है। टॉपिक की नॉलेज अगर होती है तो आप ये भी कर पाएंगे और आप डीआई तो कर ही पाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ये 2023 का एनालिसिस है हल्का सा आप लोगों के लिए। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट एनालिसिस, जो सेट ए का एनालिसिस है, सेट ए का। सेट ए में किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे गए, आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा
कि 2023 में यूपीएससी ने किस तरीके से चीजों को अरेंज और कितने नंबर का क्या यहां पर दिया है। क्लियर। सेट ए की बात कर रहे हैं। पैसेज देखिए, ये पैसेज के नंबर हैं, लेकिन हम टोटल क्वेश्चंस की बात करके 27 क्वेश्चन, जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि एवरेज एवरेज क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 27, 30, 32 इतना ही रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें पैसेज की, नंबर्स डिवीजन डिजिट पे भी हमारे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पी एंड सी पर भी आपके कितने पूछे गए, 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिक एलजेब्रा जो मैं आपको अभी बता रहा था एलजेब्रा, उस पर भी देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है। 5 क्वेश्चंस में पूरे नहीं, लेकिन 5 में से कम 2 तो हम कर ले जाएं, जिससे कि हम जस्ट क्वालिफाई तो हो पाए। अगर एक एक नंबर भी हम हर टॉपिक में छोड़ते रहे तो सारा ही छोड़ देंगे, फिर करेंगे क्या, बोलो। तो ऐसा नहीं करना, हमें हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। स्टेटमेंट सुफिशिएंसी, तो ये क्या है, ये है आपका, ये कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। परसेंटेज जो मैं बात कर रहा था, देखो परसेंटेज से यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आपको नहीं पढ़ना, 0 क्वेश्चन हैं यहां से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। परसेंटेज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो शायद मैं कह सकता हूँ सभी टॉपिक का एक बेस है। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन इसका यूज नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, सभी में इसका यूज है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चंस आए यहां से। ठीक है मेरे भाई, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो देखो कितने क्वेश्चन, 0। लेकिन भाई पढ़ना अपने को जरूरी है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, जो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, वो कितने आए हैं यहां से, रीजनिंग नहीं है, अलजेब्रा, ये 3 क्वेश्चंस आए हैं इनको मिला के। अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आया है। इंटरेस्ट या तो सीआई हो सकता है, या तो सीआई या फिर एसआई, कितने क्वेश्चंस दिए हैं, तो एक क्वेश्चन आया है। एवरेज से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, एवरेज से, औसत से, लेकिन स्किप नहीं करना, मैंने पहले भी बोल दिया। मैथ्स की बात करें, देखो टाइम एंड वर्क से मैंने कहा 2 क्वेश्चन आए, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगली साल 2024 में ऐसा भी कर सकता है कि एवरेज के 2 क्वेश्चन दे दे, या हो सकता है कि जो टॉपिक नहीं पूछा गया परसेंटेज यहां से 2 क्वेश्चन चिपका दे। तो कहना कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर की थीम किसी को नहीं पता होती कि कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कहां से आएंगे, कुछ नहीं कह सकते। ज्योमेट्री के देखिए, ज्योमेट्री बेसिक बेसिक चीजें पूछी गई भाई, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के, 4 अलजेब्रा के, मतलब एडवांस मैथ की भी आपको जानकारी होनी बहुत जरूरत है। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि भाई देखो ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एडवांस मैथ के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये आपके 0 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैलेंडर से देखिए एक क्वेश्चन आया है, कभी कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्लॉक से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। कभी क्लॉक से 0 कर दिया तो कैलेंडर से 1, कभी कैलेंडर का 0 तो क्लॉक से 1 कर देता है। आप इन बातों को समझेंगे। रेशियो प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो कितना, 0, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि डीआई में अपने को काम आता है। पावर में 2 क्वेश्चन यहां से लिए गए हैं। ऐसा ही कोडिंग डिकोडिंग, देखो मैंने कहा था ना कोडिंग डिकोडिंग अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग के भाई 3 क्वेश्चन, मैंने कहा ना 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यूपीसी में ऐसा नहीं कि ये फिक्स है 3 से 4, चाहे तो वो 10 भी कर सकता है, यहां पर 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है मेरे भाई, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप बातों को समझेंगे। आई होप इस छोटे से एनालिसिस को आप समझें और थोड़ा सा एक आइडिया जरूर आपको लगा होगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है सी सेट को लेकर। क्लियर है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, बात सुनिएगा आगे। तो देखो ये हमारा लाइव बैच होगा, एक बार इसके बारे में सुन लो। ये लाइव बैच है आपका, जो क्रिडोज लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब ऐप पर चलेगा सीधा सीधा। अगर हम बात करें सी सेट बैच है होगा ये प्रॉपर, जो आपके लिए है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, याद रखना ये सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं, फीस यहाँ पे लिखी हुई है। और ये देखिएगा 10 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके थे। क्लियर है, डेट शायद इन्होंने गलत रख दी है, ये कोई इशू नहीं है, डेट में करेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 18 सितंबर देखिए ये है, 18 सितंबर। बात समझ पा रहे हैं आप, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है उससे हल्का सा एक एज मिलेगा, एक थोड़ा सी तो आपकी एक समझ जरूर बन जाएगी सी सेट को लेकर कि कब कौन सी चीज हमें जो है कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे अपना आपका माइंड सेट करना है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे जोश और जुनून के साथ हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस एक बार आप हिम्मत करिए, पूरे जोश और जुनून के साथ
आप लग जाइएगा। सी सेट मुश्किल बिल्कुल नहीं, बस एक अगर दृढ़ संकल्प हो तो भाई कुछ भी नहीं। जीतन राम मांझी को कौन नहीं जानता, एक छेनी और हथौड़े से लेकर पहाड़ को काट के यार रास्ता बना दिया। तो क्या हम 33% मार्क्स नहीं ला सकते? कौन सा बड़ा पहाड़ है? नहीं है। बस एक हिम्मत, पूरा जोश और जुनून, एक जो कहते हैं ना, एक आग जो होती है ना अंदर, वो अगर आपके अंदर जगी है तो याद रखिएगा कोई भी चीज मुश्किल तो है नहीं। तो ये तो सिर्फ एक छोटे से एग्जाम की बात रही, सी सेट की बात रही। लेकिन मुश्किल मैं जानता हूं है, ऐसा कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन लोगों के लिए एक पूरा पहाड़ जैसा ही है। लेकिन आप याद रखिए, आपको जीतन मांझी जो है बनना पड़ेगा, आपको पहाड़ को काट के रास्ता बना देना है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने सपने को पूरा करना है, आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, अच्छी रैंक पे जाना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा बस इतना करिएगा कि अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों में इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। क्लियर है? तो चलो आज की क्लास हम इतना ही करते हैं। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये क्लास का। हमारी क्लास बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी सारी की सारी, और हम किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे तो आपको जल्दी सारी चीजें बता दी जाएंगी। क्लियर है? तो चलो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद।